नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि जो जंग का तौर तरीके थे और जो मोर्चे थे वो खुलकर सामने आने लगे हैं। अभी तक ईरान जो था वो सिर्फ हथियार सप्लाई कर रहा था रशिया को, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रशिया की तरफ से बोल भी रहा है और सीधे सीधे ट्रंप को टारगेट कर रहा है। जावेद लारिजानी ये एक वरिष्ठ सलाहकार हैं सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ईरान के। उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप को धमकी दी है जावेद लारिजानी ने कि आप याद रखिए, आप फ्लोरिडा में भी सुरक्षित नहीं हो, आप अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी सुरक्षित नहीं हो, आप अमेरिका में कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। कहीं भी हमारा ड्रोन या ईरान का ड्रोन जो है वो ट्रंप को टारगेट कर सकता है। इस धमकी को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ा कवरेज मिला है और पहली बार इस तरीके से कहते हैं ना, ईरान की तरफ से सीधे सीधे ट्रंप को ललकारा गया है। ऐसे समझ लीजिए कि जब ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था तो उस वक्त ये माना गया था ट्रंप की तरफ से कि इसमें कुछ ईरानी एजेंट हैं जो उनकी जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से जवाद लारिजानी ने अब जाके सीधे सीधे उनको टारगेट करने के लिए उनको जान से मारने की धमकी दी है, उसके पीछे 2 या 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए कि जंग, रूस यूक्रेन जंग और रशिया और इजराइल और यूक्रेन की जो अपनी ईरान की जो जंग चल रही है वो कैसे आपस में मिल गई है। अभी क्या है, हमको दिखाई दे रहा है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, वो लोग चुपचाप बैठे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एक मौका दोनों देशों को चाहिए कि कब वो एक दूसरे पे हमला करें। इस बीच में ईरान ने ये शो किया है रशिया के इशारे पर या रशिया के इंडिकेशन पे कि अब ईरान तुम खुलकर बोलो अमेरिका के ऊपर, क्योंकि क्या है, अमेरिका की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये 3 देश और इजराइल, ये 4 देश ऐसे हैं जो अब रशिया के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, पिछले 1 हफ्ते में देखा गया है कि रूस की तरफ से पहले चीन के विदेश मंत्री का बयान आया और अब खामनेई के जो वरिष्ठ सलाहकार हैं जवाद लारिजानी, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भाई देखिए, हम हमारे टारगेट पे ट्रंप हैं। अब इस पूरी जो कहते हैं ना सिस्टम को या जिस इसको टारगेट को जो ट्रंप को बनाया गया वो क्यों बनाया गया है। अभी 24 और 25 जून को एक बड़ी मीटिंग हुई हेग में, नेटो सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में तय हुआ कि हम लोग 5% एक बजट बनाएंगे और उस बजट के जो पैसा होगा उससे जो हथियार और जो चीज़ें इकट्ठी होंगी वो अगले 10 साल तक रशिया से युद्ध के लिए ज़रूरी साजो सामान को जुटाएंगे और रशिया को हर हालत में हराएंगे। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों ने बोला 2 दिन पहले कि देखिए, हमको हर हालत में रशिया को हराना होगा, अगर यूक्रेन हारेगा तो ये समझ लो यूरोप हार जाएगा। उन्होंने 2 टूक कहा एम्यूल मैक्रों ने कि हम यूक्रेन को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। इधर ठीक इसी तर्ज पर अब ईरान की तरफ से धमकी आ गई अमेरिका को टारगेट करने की सबसे बड़ी वजह ईरान की तरफ से ये है कि एक तो 22 जून को एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिका की तरफ से हुआ। दूसरा ये है कि नेटो के सम्मेलन में नेटो के जो चीफ है मार्क रूटे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि ये हमारे डैडी हैं जो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यानी कि मार्क रूटे ने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति ट्रंप को ये साबित किया कि ये जंग के डैडी हैं। अब इस जंग के डैडी को धमकी देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, लेकिन रूस के इशारे पर, कहना चाहिए कि रूस के इशारे पर ईरान की तरफ से सीधी सीधी ट्रंप को धमकी दी गई है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अमेरिका में कहीं भी सुरक्षित हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप किसी दिन धूप सेंक रहे हो, समुंदर के किनारे हो या फ्लोरिडा में अपने घर के आसपास हो, छुट्टियां मना रहे हो और उसी वक्त एक आएगा ड्रोन, ईरानी ड्रोन आएगा, वो आपको मार सकता है। यहां ट्रंप को टारगेट करने का सीधा लक्ष्य ये था कि अगर आप खामनेई को टारगेट करेंगे, अगर आप पुतिन को टारगेट करेंगे तो ट्रंप बड़े आसानी से टारगेट हो जाएंगे। और ये साबित हो चुका है। चुनाव के दौरान जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तब ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की गई थी। वो तो कहिए ना कि 2 इंच से उनकी जान बची है, ये सबको पता है। और उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि क्या ईरान के एजेंटों ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी। ऐसा ट्रंप भी कई बार बोल चुके हैं कि अगर मुझे ये पता चल गया कि उस साजिश के पीछे ईरान था तो फिर मैं ईरान को छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अभी तक उसके बारे में कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि एक तरफ यूक्रेन के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। इस सेंस में कहेंगे कि सिर्फ इस 1 महीने में 566 वर्ग किलोमीटर का इलाका रशिया ने कब्जा कर लिया है, यूक्रेन का नया इलाका। और इसको बताया जा रहा है कि जो लगभग 1233 दिन से जो जंग चल रही है उसमें रशिया ने 1 महीने में अब तक का सबसे बड़ा कब्जा जो किया है वो यूक्रेन पे कर लिया है। और आप इस बड़े इलाके का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा इलाका है कि पूरा शिकागो शहर उसके अंदर बसा दो। 1 महीने, अगर 30 दिन के अंदर वो शिकागो शहर के बराबर इलाके पे कब्जा कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन ये क्यों इतना बौखलाए हुए हैं कि अगर इसी रफ्तार से पुतिन ने पूरे यूक्रेन को कब्जा करना शुरू किया तो यूक्रेन को बचाने का मौका ही नहीं मिलेगा और मौका मिल भी नहीं रहा है।
इस वक्त जो लेटेस्ट खबरें आई हैं रशिया मीडिया की तरफ से और यूक्रेन मीडिया की तरफ से, उसमें बड़े ज़बरदस्त क्लेम किए गए हैं। सबसे बड़ा क्लेम तो ये है कि सिर्फ 35 से 36 घंटे के अंदर 742 से ज़्यादा बड़े हवाई हमले किए गए हैं। बड़े हवाई हमले का मतलब ये है कि इसके अंदर मिसाइलें इस्तेमाल करी गई, इसके अंदर किंजल मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि ईरानी ड्रोन का तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे हथगोले होते हैं, हथगोले की तरीके से शाही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रशिया। और इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? शाहिद 136 एक ऐसा ड्रोन है ईरान का जो रूस के लिए एक रामबाण साबित हुआ है। उसी से सबसे ज़्यादा अटैक किए हैं और सबसे ज़्यादा एयर डिफेंस को, जो यूक्रेन का एयर डिफेंस को, उसको तबाह करने के पीछे शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। हेग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक आंकड़ा पेश किया और नेटो देशों को बताया कि आप तो रशिया की बात कर रहे हो, हमें तो ईरान मार रहा है। उन्होंने ईरान को डायरेक्ट टारगेट किया और बोला कि अब तक जब से जंग स्टार्ट हुई है और आज की तारीख तक ईरान के 28,743 शाहिद 136B, इसमें एक बी भी आ गया है, 136 तो है ही, एक इसमें एक नया वर्जन भी आ गया है, उसको बोलते हैं शाहिद 136B। ऐसे 28,743 शाहिद ड्रोनों से यूक्रेन के कम से कम 5 बड़े इलाकों पे, यानी कि 5 प्रांतों पे बड़ा हमला हो चुका है। आपको पता ही होगा कि यूक्रेन का खार्किव और ज़पोरिज़िया, खेरसोन और डोनेस्क, ये 4 ऐसे प्रांत हैं जिसको पूरी तरीके से कब्जा करने के करीब पहुंच गया है। अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, जो मैप्स आ रहे हैं रशिया की फोर्सेस के, उसमें ये चीज़ें प्रूव की जा रही हैं कि ज़पोरिज़िया तो ऑलमोस्ट उसने कवर कर लिया 90% के आसपास, और बाकी जो डोनेस और खार्किव और सुमे जो सुमे बचा, इसके जो इलाके हैं वो लगभग 70 से 80% कब्जे में आ चुके हैं रशिया के। अब स्थिति क्या बचती है? उसके पास कुछ नहीं है। पुतिन ने एक ऐसा कहते हैं ना, अपनी फौज को एक ऐसे मुहाने पे पहुंचा दिया, इतनी आगे लीड करवा दिया है कि अब उनके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं यूक्रेन के पास। इसीलिए जो जेलेंस्की रो रहे थे और जिनको ट्रंप ने कहा था कि नहीं भाई मेरी पुतिन से बात हो रही है, तुम बीच में ना ये हथियार मुझसे मत मांगो, तुम्हारे हथियार मांगने से क्या होता है, रूस भड़कता है, पुतिन मुझसे सही से बात नहीं करते हैं। इसलिए कुछ हफ्ते पहले, या कहना चाहिए पिछले हफ्ते, एक खबर आई अमेरिका से कि भाई यूक्रेन की हथियार सप्लाई को रोक दिया गया है। और उसके अंदर क्या जा रही थी? 30 पैट्रियट मिसाइलें जा रही थी, 155 mm तोप के गोले जा रहे थे, इसके अलावा हेल फायर मिसाइलें जा रही थी। वो सारा जहाज जो शिपमेंट था उसको तत्काल रोक दिया गया। जेलेंस्की इस खबर से बहुत बुरी तरीके से बौखलाए थे। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया? तुरंत पुतिन को फ़ोन किया, 60 मिनट तक उनकी बात हुई। 60 मिनट में ट्रंप को ये लगा कि पुतिन को लगेगा कि भाई तुमने तो हथियार रोक दिए यूक्रेन के, तो मैं अच्छे से बात करूंगा और ईरान का इशू पे वो अमेरिका का साथ देंगे। ट्रंप ने उनसे 2 बातें की, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहली तो ये कि आप यूक्रेन पर हमले कम कर दो और या ख़त्म कर दो या बातचीत के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप ने बोला कि जब तक हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में पूरा नहीं होगा हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको हम बता दें, ये लगभग 4 साल से जंग, कहते हैं ना जंग को लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, या लगभग 4 साल से जो जंग चल रही है उसमें उस जंग को जो रशिया है उसको बोलता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। वो इसको युद्ध मानता ही नहीं है, वो कहता है एक हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जो चल रहा है और उसके कुछ टारगेट हैं, उसको जब पूरा कर लेंगे हम उसको रोक देंगे। अब वो टारगेट कितना बड़ा है, कहाँ तक है, इसके बारे में सिर्फ पुतिन ही को पता है और उनके कुछ चुनिंदा जनरलों को पता है कि युद्ध को कब रोकना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि हम पुतिन को समझा लें, लेकिन थक हार कर जो 60 मिनट की बात हुई उसका नतीजा ये निकला कि ट्रंप बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने बोला कि ना तो आप ईरान को समझा रहे हो, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अपना स्टार्ट कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, एटम बम बनाने के पीछे पड़ गया है, और अगर यही स्थिति रही तो इजराइल भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए बार बार ट्रंप ने जब देखा कि पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तब उन्होंने क्या करा कि जो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हैं, इनके नेताओं को सुनना शुरू किया और उनसे बोला कि आप भाई बताओ, मैं तो ट्रंप को समझा चुका, मैंने जो चाल पट्टियां करनी थी वो कर ली, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। यही मौका मिला नेटो देशों को, और उसमें जो अपना ब्रिटेन है, जर्मनी है और फ्रांस है। इन्होंने कहा कि देखिए हम आपको पहले ही समझा रहे थे कि पुतिन नहीं मानेंगे, इसका एक ही तरीका है कि हम सब लोग मिलें और यूक्रेन के ज़मीन से रशिया पे अटैक करें डायरेक्ट। इसीलिए जो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने क्या बोला, हेग जो नेटो का सम्मेलन हुआ हेग में, नीदरलैंड्स में, वहाँ
फ्रेडरिक मर्ज ने बोला, जर्मन चांसलर ने, कि मैं आपको बता दूं, जो नेटो ने नई टेक्नोलॉजी यूज़ की हथियारों में, जो नई मिसाइलें बनाई हैं, जो हमारे नए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ अब नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि रूस हमें दूसरा मौका हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। यानी कि जो फ्रेडरिक मर्ज थे, उनका सीधा सीधा कहना है जर्मन चांसलर का कि हम सबको मिलकर, नेटो देशों को मिलकर पूरा का पूरा अटैक रशिया पे कर देना चाहिए, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन स्थिति बड़ी बिकट हो गई है। बिकट इसलिए हो गई है कि रशिया अकेला नहीं है, रशिया की तरफ से अब चीन भी खुलकर बोलने लगा है। अभी तक चीन जो था वो दाएं बाएं बोलता था, बहुत ही डिप्लोमेटिक बातें करता था, ऐसी बातें करता था जिसके दोनों अर्थ निकलते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूँ। जिनपिंग के बेहद करीबी हैं, राष्ट्रपति जिनपिंग के बेहद करीबी हैं, और चीन के अंदर एक धाकड़ नेता माने जाते हैं, विदेश मंत्री हैं वांग यी। वांग यी जो हैं वो चीन के विदेश मंत्री हैं। जब वो नेटो के जो फॉरेन पॉलिसी की प्रवक्ता की हेड हैं काया कैलिस से जब वो मिला और उसने बोला कि भाई आपस में बातचीत की, उन्होंने बोला कि आप चीन जो है वो रशिया के इतने करीब है, अगर आप अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है पुतिन आपकी बात माने और यूक्रेन पे हमले रुक जाएं और फिर इस इलाके में जो है वो शांति आ जाए। उस टाइम उन्होंने क्या बोला कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे, वांग यी ने क्या बोला विदेश मंत्री चीन के, कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि रशिया जंग हारे। अगर रशिया जंग हारेगा तो अगला नंबर चीन का होगा। ये चीन का डर बैठा हुआ है। चीन चाहता है कि अगर रशिया जंग हार गया तो अगला नंबर उसका है, इसलिए वो इतना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा है। वो दाएं बाएं से कहीं से भी, वो ईरान को भी हथियार पहुंचा रहा है, रूस में भी दाएं बाएं से अपना हथियारों को पहुंचा रहा है, उसको हर तरीके की सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि जो चीन है और जो ईरान है वो रशिया के पीछे बैक में आ गए हैं। ईरान तो खुलकर आ गया, वो तो कहते हैं ना आत्मघाती मोड में है कि या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। इसीलिए जो ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आप ये मत समझिएगा कि आप तो खामने को धमकी देते रहेंगे कि हम आपको मार देंगे, आपकी लोकेशन हमको पता है, लेकिन आप भी याद रखिएगा अगर 86 साल के खामने को जरा भी आंच आई तो फिर 78 साल के जो ट्रंप हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित ना माने। ये ईरान की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। और ये जो बयान दिए जाते हैं ना वो ऐसे नहीं दिए जाते हैं, इसकी तैयारी होता है, इसका माहौल देखा जाता है, इसकी टाइमिंग देखी जाती है। ईरान ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ये सब के सब यूक्रेन के आके पीछे खड़े हो गए हैं और यूक्रेन जो है वो सीधा सीधा अटैक ईरान के ऊपर कर रहा है। वो कह रहा है कि आपके ड्रोन जो है मुझ पे अटैक कर रहे हैं, यानी कि ईरान जो है वो सीधा यूक्रेन के हमले पर शामिल हो गया, यानी कि यूक्रेन पे जो हमले हो रहे हैं ड्रोन के उसमें ईरान शामिल हो गया है, ऐसा आरोप जेलेंस्की का लगा चुके हैं हेग के अंदर। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में ये हुआ कि अब जो ईरान है उसको ये बोलना पड़ा कि भाई हाँ ठीक है, अगर हम आप हमको समझते हो कि हमारे ड्रोन की वजह से आप हार रहे हो तो ठीक है, हम और हथियार देंगे हम। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ईरान के शाही ड्रोन मुहाजिर 10 और एक दो और उनके जो अराश ऐसे ऐसे जो ड्रोन हैं उसमें से एक या दो जो शाही ड्रोनों की फैक्ट्रियाँ हैं वो रशिया में खोल दी गई हैं। क्यों खोली गई हैं? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का वक्त बचाना चाहते थे। रास्ते में एक बड़ी दिक्कत है, जब ईरान और इजराइल का भयंकर युद्ध हो रहा था और ईरान लगातार 2000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर से जब मिसाइलें दाग रहा था इजराइल के ऊपर, तो एक बड़ी दिक्कत आई ईरान के सामने। दिक्कत ये आई कि जब वो अपने रास्ते में हुआ करती थी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती थी। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि मिसाइल किस रूट से, कितनी ऊंचाई पे, कितनी निचाई पे, किस रफ्तार से इजराइल की तरफ बढ़ रही है। और इसको रोकने के लिए बड़ा गेम खेला गया। गेम किसने किसने खेला? गेम जो खेला वो खेला फ्रांस ने, जर्मनी ने और ब्रिटेन ने। इसमें जो फ्रांस था उसने तो क्लेम भी किया है कि हमने बहुत सारी मिसाइलों को, ईरान की मिसाइलों को रोका है, यानी कि उसने वर्ड यूज़ किया रोका है। रोका का मतलब ये होता है कि हमने उनकी मिसाइलों, ईरान की मिसाइलों को तबाह किया है। ये बात जो है ईरान को बहुत बुरी तरीके से चुभी है और ब्रिटेन ने भी यही काम किया। उसके फाइटर जेट्स ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही मारा है, इजराइल तक पहुँच ही नहीं पाई। इसीलिए करीब लगभग 3 या 4 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला कि याद रखिए कि ब्रिटेन और फ्रांस हमारे टारगेट पे हैं, उनके जहाज हमारे टारगेट पे हैं। आप हमारी मिसाइलों के संग अगर इस तरीके का कुछ भी बीच में छेड़छाड़ करेंगे तो याद रखिए कि हम फिर ब्रिटेन और फ्रांस के जो सैन्य अड्डे हैं उनको टारगेट करेंगे। ये ईरान की तरफ से धमकी 2 से 3 दिन पहले बिल्कुल क्लियर कट आ गई है। तो यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि युद्ध जो है वो 2 खेमे में खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ हो गए अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल को भी आप मान के चलिए, इजराइल भी अब कंडेम करने लगा है कि साहब वो यूक्रेन में ईरानी मिसाइलें कहाँ से आ गई और ये कैसे हो रहा है। इधर रशिया भी जो है वो कुछ ही दिन पहले इजराइल को भी इनडायरेक्टली समझा चुका है कि आप इस तरीके से ईरान की संप्रभुता पे हमला नहीं कर सकते, उसके एटॉमिक ठिकानों पे हमला नहीं कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया है कि अगर कोई अपने एटॉमिक पावर से बिजली जनरेट करता है तो आप उसको कैसे तबाह कर सकते हो। ये रशिया की तरफ से इजराइल को बोला जा चुका है। इसका मतलब ये है कि जो दो धड़े थे युद्ध के, वो कहते हैं ना एक उफान पे आ गए हैं और अब जो स्थिति है वो ऐसी है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। अब युद्ध की बेहतरीन, कहते हैं ना, बड़ी तैयारी और बेहतरीन तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर, कहते हैं ना, सारी साजो सामान इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि जो हेग में मीटिंग हुई थी 24 और 25 जून को, उसका सबसे बड़ा जो सफलता थी वो क्या थी? क्यों बोला गया ट्रंप को डैडी? क्योंकि डैडी के धमकी से और धमकाने से और पुचकारने से, फटकारने से नेटो ने अपना जो रक्षा बजट था वो 5% बढ़ाया हथियारों को खरीदने के लिए। इस 5% को सुनने में बड़ा छोटा लगेगा यार, इससे 5%, लेकिन याद रखिए जब 32 देशों की जो जीडीपी होगी उसका अगर 5% के हिसाब से पैसा आप निकालोगे और उससे फिर हथियार खरीदोगे तो किस लेवल पर वो हथियार खरीदे जाएंगे, कितने बड़े लेवल पे हथियार खरीदे जाएंगे। हाँ, इसमें एक इतना ज़रूर था कि जो नेटो के 32 देश हैं उसमें एक स्वीडन एक ऐसा देश निकला जिसने बोला कि साहब हम इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे कि हम अपने जीडीपी का 5% हथियार खरीदने में लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2.3 या 2.5, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हुआ, अमेरिका को यह सफलता मिली कि जितना पैसा अब नेटो के पास आएगा उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा पैसा मिलेगा। ट्रंप इस बात से बड़े खुश होते हैं कि जब वो गोला बारूद कहीं फटे तो उसका पैसा अमेरिका है। यही ट्रंप चाहते हैं कि अब जो रशिया से लड़ाई हो वो कम से कम ऐसी हो कि कंधा तो यूक्रेन का रहे लेकिन गोला बारूद अमेरिका की फैक्ट्री में बने और वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े और उसको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने को मिले। यही ट्रंप की चाल है। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं पुतिन को ऐसे साथ के रखूं कि उसको नुकसान भी पहुंच जाए और मेरी कमाई भी हो जाए। अब इसी चीज़ को पुतिन ने भांपा है और पुतिन जरा भी मौका नहीं दे रहे हैं ट्रंप को कि अब वो ये कह पाएं कि देखो मैं ट्रंप को समझा रहा हूँ, वो पुतिन को समझा रहा हूँ। अभी तक पूरे देश, पूरी दुनिया में एक माहौल बना रखा है ट्रंप ने कि मेरे कहने से 60 मिनट बात करने से, 120 मिनट बात करने से मेरी पुतिन बात मानते हैं और हमले को कम करते हैं। अब की पुतिन ने उल्टा कर दिया, पहले 60 मिनट बात की, उसके बाद उन्होंने 7 घंटे तक लगातार बम्बारमेंट कर दिया। तो ट्रंप का कहते हैं ना धुआं निकल गया। जो उनका इमेज बनी हुई थी ना डैडी की कि वॉर के डैडी हैं, वो डैडी को बिल्कुल चकनाचूर करके रख दिया पुतिन ने। अब क्या है, पुतिन ने कहा कि अब देखो हमने बहुत नाटक देख लिया, तुम लोग पिछले 2.5-3 साल से, वैसे तो ट्रंप को तो आए 3-4 या 4.5-5 महीने हुए हैं तब से आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन बाकी जो 2.5-3 साल से बातें हो रही थी वो सब बेईमानी है। अब जब तक हम अपना यूक्रेन में टारगेट अचीव नहीं करेंगे पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। और यही इसी काम में ईरान अब मदद कर रहा है। ईरान को अच्छे से पता है कि अगर आज मैंने रशिया को बचा लिया तो कल ईरान का भविष्य उज्जवल रहेगा। निश्चित रूप से उसको बड़ी लड़ाई में बड़ा नुकसान होगा लेकिन वजूद उसका कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। उसके एटॉमिक जो सेंटर्स हैं, जो अड्डे हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल ये तय कर रहे हैं, आपस में मीटिंग हुई है अभी वॉशिंगटन में कुछ ही दिन पहले, कि भाई ईरान पर अगर अभी हमने हमला नहीं किया तो ईरान फिर जो हमको दोबारा मौका नहीं देगा। इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला है कि देखिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ईरान मजबूत होता जा रहा है, ईरान के ऊपर जो हमने हमले किए थे वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है, उसका फोर्डो परमाणु ठिकाना और नतांज और इस्फान बहुत तेज़ी से हैवी मशीनरी से वहाँ पे सब चीज़ें ठीक की जा रही हैं। अगर यही हालात रहे तो ईरान जो है वो कुछ भी बड़ा धमाका कर सकता है। इससे पहले वो करे, हमें उस पर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप की दुविधा ये है कि क्या वो एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध कर पाएंगे। और ट्रंप को ये जो धमकी लेटेस्ट दी गई है उसका मतलब ही सिर्फ यही है कि भाई अगर आप खामने को टारगेट करोगे या अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो या आपने नेतन्याहू के साथ वॉशिंगटन में ऐसा कुछ डिसाइड किया है कि चलो 86 साल के बुजुर्ग ईरान के सुप्रीम लीडर को हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम जैसे चाहेंगे ईरान को घुमा लेंगे, फिरा लेंगे, तोड़ लेंगे, मरोड़ लेंगे, तो उसको लेके ये जो खामनेही के वरिष्ठ सलाहकार ने धमकी दी है वो ये साबित करती है कि ट्रंप के दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि अगर व्यक्तिगत हमले होंगे या लीडरों को मारने की कोशिश होगी तो फिर ना आपके यहाँ कोई बचेगा ना हमारे यहाँ बचेगा। क्योंकि ऐसा मोसाद का और CIA का दावा है कि अमेरिका के अंदर बहुत से ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो ईरानी मॉड्यूल के हैं, यानी कि वो 15-20 साल से वहीं पड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं। कोई लेखक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई वहाँ पर कहते हैं ना अलग अलग इंडस्ट्री में लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह या डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अचानक कोई आके मारता है तो कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूस यूक्रेन जंग में कूदा ईरान।
खुल के कूद चुका है और ट्रंप को जान से मारने की जो ईरानी धमकी दी गई है वो खोखली धमकी नहीं है, वो एक बहुत ही हार्ड मैसेज है जिसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया भी है और चीन भी है, क्योंकि सबके सुर जो है ना वो तल्ख होते जा रहे हैं और तल्ख तभी होते हैं जब हम बड़े युद्ध की तैयारी करते हैं। अब अगले से जो भी अगले 24 से 25 घंटे के अंदर बड़े डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इतना आप मान के चलिए कि ये युद्ध जो है वो बहुत तेज होने वाला है। और अब जो युद्ध होगा ना वो बेरहमी की सारी हदें इसलिए पार करेगा क्योंकि ये जो 12 दिन का युद्ध ईरान और इजराइल का हुआ और जो लगभग 4 साल से रूस यूक्रेन का चल रहा है, उसमें सब लोगों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से वॉर स्ट्रेटेजीज को बहुत अच्छे से कहते हैं ना स्टडी कर लिया है। तो अब जो भी होगा युद्ध वो ऐसा युद्ध होगा जिसको रोकना लगभग असंभव होगा। तो अगले 24 से 26 घंटे के अंदर या 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा।